हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तिरवा क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जो इंडियन ज्योग्राफी का हमारा दूसरा चैप्टर है, एग्रीकल्चर इन इंडिया, भारत में कृषि। तो इसके बारे में जो भी एमसीक्यूज बनते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। इसलिए क्वेश्चन जो होंगे 20 एमसीक्यूज का ये सेट है पूरा। इसके अलावा इसके ये ऐसे ही 6 सेट आएंगे आपके, ठीक है। ऐसे ही आपके 6 सेट आएंगे एग्रीकल्चर के, जिसमें आपके जो है सारे सॉइल, इसके अलावा जो भी जहाँ पे खेती होती है, सारे आपकी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हमारा पहला चैप्टर था वो क्या था, अपवाह तंत्र, नदियों का जो अपवाह तंत्र है भारत में, उसके बारे में हम लोग 3 सेट हम लोग कर चुके हैं। यदि वीडियो आपने नहीं देखी है तो वीडियो भी जाकर आप देख लें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए बिना देर गवाए पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा पहला क्या है, निम्नलिखित में से किस खाद्य फसल को बाजरा के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया गया है। तो आपको ये बताना है जो बाजरा हमारा है, इन चारों फसलों में से कौन से जो है वर्गीकृत नहीं किया, कौन सी फसल जो है बाजरा के अंतर्गत नहीं आती है। तो नहीं आती है गेहूं, ऑप्शन आपका बी सही आंसर होगा। जो गेहूं है ये बाजरा के अंतर्गत नहीं आती। इसके अलावा रागी, बाजरे, ज्वार, ये तीनों जो फसलें हैं ये बाजरा के अंतर्गत हमारी आती हैं। गेहूं इज द राइट आंसर हमारा होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जोड़ों पर विचार कीजिए। आपको ये जोड़े दिए गए हैं, इस पर विचार करना है। किन्नौर सुपारी, तो ये आपका गलत है। मेवात आम, ये भी आपका गलत है। कोरोमंडल सोयाबीन, ये भी आपका जो है ये गलत है। देखिए अब हम लोग बात करेंगे जो है सुपारी। सुपारी जो हमारी है इसके बारे में बात करते हैं, तो ये कहाँ होती है, जहाँ तक हमारे साउथ इंडिया में ये होती है, ठीक है। ये साउथ इंडिया में होती है, और इसके लिए क्या चाहिए होता है, इसके लिए ट्रॉपिकल एरिया चाहिए होता है, बारिश वाला, जहाँ पे सब जहाँ बारिश जो होती है, ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पे ये सुपारी जो है उसकी खेती होती है, सुपारी की खेती होती है। और ये जो किन्नौर पड़ता है ये हमारा पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और जो हमारा जो सुपारी है वो साउथ इंडिया में होती है, इसलिए जो आपका पहला है वो गलत हो जाएगा। मेवात की बात करते हैं, जो मेवात ये कहाँ है, तो ये है हमारा राजस्थान में, ठीक है। कहाँ पे है ये है राजस्थान में, ये राजस्थान में है। और जो राजस्थान में ज़मीन कैसी है, तो यहाँ पे एसिडी की ज़मीन है, ठीक है, अम्लीय ज़मीन है, रेतली ज़मीन है, रेगिस्तान है, और आम जो है वो रेगिस्तान में नहीं हो सकता, इसलिए जो है ये भी आपका गलत होगा। अब बात करते हैं जो हमारा कोरोमंडल है, जो सोयाबीन, ये क्यों गलत है, तो ये सोयाबीन जो है मेनली कहाँ होती है, तो ये होती है एमपी, ठीक है। इसके अलावा महाराष्ट्र और राजस्थान, ये इसके कुछ मुख्य जो हैं प्रदेश हैं जहाँ पे सोयाबीन होती है, लेकिन कोरोमंडल में ये नहीं होती है, तो ये इसलिए आपका ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका सही होगा डी जो ऑप्शन है वो आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, निम्नलिखित में से किस फसल में भारत में खेती का अधिकतम क्षेत्र, तो आपको ये बताना जो कौन सी खेती है जो भारत में सबसे अधिकतम होती है, जो सबसे ज़्यादा जो है खेती कवर करती है, तो कौन सी कवर करती है, तो ये कवर करती है राइस, चावल राइट आंसर होगा आपका। जो चावल है ये जो है भारत में सबसे ज़्यादा खेती जो है कवर करती है। बात करते हैं चावल की, ठीक, तो चावल जो है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन करता है पूरे वर्ल्ड में, अगर कोई सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, नंबर 1 प्रोड्यूसर कौन है, तो ये चाइना है, ठीक है। चाइना जो है ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। दूसरे नंबर पे इंडिया है, भारत दूसरे नंबर पे जो है जो चावल का उत्पादन करता है। जो चीफ जो है जो चावल के जो चीफ प्रदेश हैं जो इसका उत्पादन करते हैं, इसमें हमारा यूपी है, इसके अलावा वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु, ठीक है। ये जो 3 है ये कुछ मेन स्टेट हैं जो ये चावल का मेनली उत्पादन करते हैं। चावल के अगर वैज्ञानिक नाम की हम लोग बात करते हैं, वैज्ञानिक नाम, तो वैज्ञानिक नाम इसका क्या है, तो इसका नाम है ओराइजा स्टेबियम, ओराइजा सेटिवम, ये इसका जो है ये इसका वैज्ञानिक नाम है। कभी कभी इंपॉर्टेंट होता है, पूछ देता है कि चावल का वैज्ञानिक नाम बताइए, तो चावल का वैज्ञानिक नाम हमारा क्या होगा, ओराइजा स्टेबियम। अब बात करते हैं हम लोग जो गेहूँ हमारा है, तो गेहूँ ये कौन सी फसल है, तो ये रबी की फसल है, ठीक है, ये रबी की फसल है। इसके अलावा कपास, गन्ना, ये कैसी फसल है, तो ये खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल है। देखिए अब हम लोग बात करते हैं मेजर क्रॉप्स की, जो हमारा जो है वीट, जो राइस हमारा, पहले राइस देखें तो राइस तो देखिए ये उत्तर प्रदेश में, इसके अलावा जो हमारा तमिलनाडु का एरिया है, ये वेस्ट बंगाल का एरिया, यहाँ पे जो है मेनली जो है इसका कल्टीवेशन होता है।
आगे क्वेश्चन देखें, हरित क्रांति नामक नई कृषि रणनीति की शुरुआत कब की गई? तो आपको बताना जो हरित क्रांति है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत हुई थी, कब हुई थी इसकी? ऑप्शन जो आपको कौन सा सही है? आपका ऑप्शन सही है सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 1966, ठीक है, 1966 से 68 इसके बीच जो है जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, हरित क्रांति, इसकी शुरुआत हुई थी। और ये कब, कौन सी पंचवर्षीय योजना में थी? ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी इसके अंतर्गत जो है हरित क्रांति आई थी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि जो हरित क्रांति है तीसरी जो है पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आई थी। बात करते हैं इसकी जो नाम किसने दिया था, सबसे पहले नाम किसने दिया था? तो विलियम गॉड, ठीक है, जो विलियम गॉड थे इसको सबसे पहले इन्होंने नाम दिया था, हरित क्रांति को नाम किसने दिया? तो विलियम गॉड ने इसका नाम दिया था। वर्ल्ड वाइड अगर बात करते हैं वर्ल्ड वाइड, तो फादर थे ग्रीन क्रांति के, ग्रीन रेवोल्यूशन के जो फादर थे, जिसे पिता कहते हैं, तो वो थे नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग, ये जो इसके फादर थे। इंडिया में हम लोग बात करते हैं, इंडिया में इसके जो फादर थे वो कौन थे? MS स्वामीनाथन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, MS स्वामीनाथन, ये जो थे ये इंडिया में कौन जो लाए थे? तो वो थे MS स्वामीनाथन। इसके अंतर्गत क्या हुआ था हरित क्रांति के अंतर्गत? तो मेजर जो है 2 क्रॉप जो हमारी थी उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। पहला था गेहूँ और दूसरा था चावल। सबसे ज़्यादा इफेक्ट की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था हमारे गेहूं के ऊपर, ठीक है, ये गेहूं के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। इसमें क्या हुआ था, जो बाहर से बीज आए थे, जो अच्छी क्वालिटी के बीज होते हैं वो बाहर देश से आए थे, और ये जो गेहूं के बीज आए थे ये आए थे फिलीपींस से बीज आए थे, और चावल के बीज आए थे मैक्सिको से। तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति क्या है? तो इसमें क्या है, जो केमिकल फर्टिलाइजर और पॉसिबिलिटी जो भी है इसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन, इससे जो है क्रॉप का जो पैदावार बढ़ाना, जो क्रॉप हमारी है, जो फसल हमारी है उसको बढ़ाना। इसके अलावा जो वीड्स हैं, डिजीज, इंसेक्ट, ये जो है इसको कंट्रोल में करना और जो है पैदावार को बढ़ाना, यही हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के अंतर्गत आता है। ऑपरेशन फ्लड शब्द इनको दर्शाता है, तो आपको बताना ऑपरेशन फ्लड ये किससे दर्शाता है? तो इसको कहते हैं सफ़ेद क्रांति, ठीक है, इसको सफ़ेद क्रांति के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये कब आई थी? तो ये आई थी 1970 में। 1970 में ये सफ़ेद क्रांति आ गई थी। सफ़ेद क्रांति इसको कहते हैं। ये किससे संबंधित है? ये दूध से संबंधित है। किससे? दूध से ये संबंधित है। बात करते हैं इसको लाया कौन था? तो इसको लाया था विकास बोर्ड था, एक राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ये लाया था। और इसका जो मुख्यालय है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय गुजरात राज्य है। यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है जो वो है आनंद डिस्ट्रिक्ट में ये इसका मुख्यालय है। और इसका मेन पर्पज क्या था? तो मेन पर्पज इसका यही था, जो हमारा मिल्क है इसके प्रोडक्शन को बढ़ाना, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन को जो है ये बढ़ाना, इसको बढ़ाना, ये इसका जो मुख्य काम था। देखिए और जान लेते हैं ऑपरेशन फ्लड के बारे में। तो इसका जो ऑपरेशन जो फ्लड था इसके हेड कौन थे, मतलब इसको लाया कौन था, इसके फादर कौन थे? तो इसके थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन इसके फादर थे। और ये इसके हेड थे, तो ये थे कियारा डिस्ट्रिक्ट में जो कोऑपरेटिव मिल्क प्रोडक्शन यूनियन, जो आल्सो कॉल्ड अमूल के जो थे, जो अमूल अभी चलता है दूध, हम लोग भी दूध की कंपनी एक है, इसके जो है हेड थे। ये कब हुआ था? तो 1970 में जो है इंडिया नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, 1970 में इसके द्वारा ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। और क्या किया गया था? तो ये मिल्क रेट को बढ़ाना, जो हमारा दूध उत्पादन है उसको बढ़ाना था। और सबसे पहले कहाँ लॉन्च किया? तो गुजरात में सबसे पहले लॉन्च किया गया था। इसके बाद MP, UP और राजस्थान में ये आया था। चलिए आगे देखें क्वेश्चन हम लोग। अगले क्वेश्चन हमारा क्या है? कृषि प्रथाओं पर विचार कीजिए। कंटूर बांधना, रिले, शून्य जुताई। तो क्या दिया? वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपरोक्त में से कौन सी मिट्टी में कार्बन सीक्वेंस ट्रांजैक्शन स्टोरेज में मदद करता है? तो सबसे पहले जानते हैं कि कार्बन सीक्वेंस ट्रांजैक्शन क्या होता है, ये क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे वातावरण है, ठीक है, जो हमारा वातावरण है उसमें जो भी CO2 उपलब्ध है, जो भी CO2 है उसको क्या है, कैप्चर करना, जिससे क्या हो, जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हमारा है उसको जो है कम करना, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है जो इसको कम करना है। तो यही हमारा जो है कार्बन सीक्वेंस
है। इससे क्या होता है, तो इसमें जो हमारी सॉइल होती है, जो हमारी मिट्टी होती है, इससे जो है अच्छा होती है, अच्छी होती है, इसकी पैदावार अच्छी होती है, उसमें जो पोषक तत्व हैं वो भी अच्छे रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं कंटूर बांधना। कंटूर बांधना क्या होती है, जैसे देखिए ये आपका मान लीजिए फील्ड है, आपकी ये खेत है, तो इसमें क्या होता है, ये चारों तरफ से इसको बांध देना, ठीक है, पेड़ों से या किसी भी तरीके से इसको बांध देना, जिससे क्या है हवा क्रॉस ना करे, तो इसे कहते हैं कंटूर बांधना। बेसिकली ज़्यादातर होता है तो ये हिली एरिया में होता है, ठीक है, हिली एरिया यानी जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पे होता है। अब बात करते हैं जो हमारा रिले फसल। रिले फसल क्या होती है, तो ये होती है, इसको कहते हैं द्विफसल। अब द्विफसल में क्या होता है, तो द्विफसल जो हमारी होती है, इसमें क्या होता है कि जो पहली फसल हमने बो रखी है, ठीक है, यदि हमने पहली फसल बो रखी है और उसको बिना काटे, उसके काटने से पहले ही हम लोग जो दूसरी फसल लगा दें, पहली फसल काटी नहीं कि दूसरी फसल लगा दी, और इसी को ही कहते हैं द्विफसल, इसे कहते हैं रिले फसल। अब क्या बात करते हैं शून्य जुताई। शून्य जुताई में क्या होता है, जो बिना जुताई के जो है, बिना जुताई खेत में बिना जुताई किए हुए ही जो है नए बीज लगा देना, नए जो नई खेती है उसके बीज डाल देना। इससे क्या होता है, जो हमारा खेत होता है उसकी जो मिट्टी होती है वो कटती नहीं है, जिससे क्या है, जो हमारी जो मिट्टी है उसमें जो है पोषक तत्व बने रहते हैं, और उसमें जो है मृदा अपरदन नहीं आता है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन हमारा सही होगा ऑप्शन 3 जो ऑप्शन है ये हमारा सही होगा, ओनली सी ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन जो है सही होगा। कंटूर बांधना, रिले फसल, ये आपके गलत ऑप्शन होंगे। चलिए अगला देखते हैं, भारत में निम्नलिखित फसलों पर विचार करना। आपको जो फसलें हैं इन पर विचार करना है, क्या है, उपरोक्त में से कौन सी मुख्य रूप से वर्षा आधारित फसल या फसलें हैं, आपको बताना है इन तीनों में से कौन सी मुख्य वर्षा आधारित फसलें हैं। तो बात करते हैं मूंगफली की, ठीक है, मूंगफली क्या है, ये सबसे ज़्यादा उगाई जाती है मई जून में, ठीक है, ये मई जून के बीच ये उगाई जाती है। और वर्षा आधारित फसलें हम लोग बात करते हैं तो ये तिल, ये भी हमारी जो है, ये भी वर्षा आधारित फसल है, और बाजरा ये भी जो हमारी है ये वर्षा आधारित फसल है। तीनों जो है वो वर्षा आधारित फसल हैं। तो कौन से सही होगा हमारा, ऑप्शन हमारा डी जो ऑप्शन है वो सही होगा, पहला, दूसरा, तीसरा। मूंगफली, तिल, बाजरा ये तीनों जो है वर्षा आधारित फसलें हैं। अब बात करते हैं जैसे परमानेंट, हमारा जो ये तो परमानेंट फसल किसे कहते हैं, परमानेंट फसल कुछ होती हैं कि परमानेंट फसल, आप बता दीजिए फसल, परमानेंट फसल क्या होती है, जैसे रबड़, चाय, कॉफ़ी, ये हमारी जो है ये परमानेंट फसल। और एनुअल फसल जो होती है, एनुअल फसल वार्षिक, इसको गेहूँ, चावल, मक्का, ये जो है आपकी जो है फसल होती हैं एनुअल। चलिए आपको बात करना है इन जो ऑप्शन दिए गए हैं, दो तर्क दिए हैं, इसको आपको कथन इस पर विचार करना है। हालांकि चाय और कॉफ़ी और चाय की खेती पहाड़ी ढलानों पर की जाती है, लेकिन उनकी खेती के बारे में कुछ अंतर है, तो आपको जो खेती में अंतर है उसको डिसाइड करना है आपको। तो बात करते हैं पहला जो हमारा है कथन, कॉफ़ी के पौधे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की गर्म और नम जलवायु की आवश्यकता होती है, तो ये आपका बिल्कुल सही है जी। जो कॉफ़ी के पौधे होते हैं उनको उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो है गर्म और नम जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय दोनों क्षेत्रों में चाय की खेती की जा सकती है, तो ये भी आपका सही, जो उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय दोनों क्षेत्र हैं, इनमें जो हमारी चाय की खेती है वो की जा सकती है। चलिए आगे देखते हैं, कॉफ़ी का प्रचार है बीजों द्वारा किया जाता है, लेकिन चाय का प्रसार है, यहाँ सॉरी प्रसार होगा, प्रचार की जगह प्रसार जो है स्टेम कटिंग द्वारा किया जाता है। तो चाय की लोग बात करते हैं, जो चाय की जो कटिंग होती है, जो हम लोग प्रसार करते हैं, चाय को निकालते हैं, तो उसको केवल कटिंग के द्वारा ही हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन जो कॉफ़ी है, ठीक है, जो कॉफ़ी है उसको बीजों के द्वारा किया जाता है, ये आपका गलत है। जो बीजों के द्वारा भी, इसके लिए ग्राफ्टिंग हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो कटिंग होती है और बडिंग, ये 3 और प्रक्रियाएँ होती हैं, ग्राफ्टिंग, कटिंग, बडिंग, ये जो 3 के अलावा, इसके अलावा भी हम लोग इस कॉफ़ी का जो है प्रसार कर सकते हैं। तो ये आपका दूसरा है गलत होगा, केवल एक ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा। तो ओनली वन आपका जो ऑप्शन है ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत में पिछले दशक में दौरान कुल खेती की जमीन जिसके लिए निम्नलिखित में से एक फसल कम या ज़्यादा स्थिर रही है, तो आपको बताना है कौन सी जो फसल है वो अपने आप में एक स्थिर रही, उसका ना घटा हुआ है ना बढ़ा हुआ है। तो इस कौन सा हमारा सही आंसर होगा, तो ये सही आंसर है सी,
पल्स, जो दलहन फसल है, जो दलहन फसलें हैं, इनका जो है ना ही ज़्यादा प्रसार हुआ है और ना ही ज़्यादा कम हुई है। ये अपने जहाँ जैसे थी पहले वैसे ही हैं और इनका जो है स्थिर रही हैं ये, ठीक है, ये स्थिर रही हैं। इसके अलावा जो चावल है और जो है तेल के बीज, ऑयल सीड्स जो हमारी, ये कैसी फसलें हैं, तो ये हमारी खरीफ की फसलें हैं, ठीक है, ये हमारी जो है ये खरीफ की फसलें हैं। चलिए आगे देखें हम लोग क्वेश्चन। अब क्वेश्चन अगर हमारा क्या है, निम्नलिखित में से जो बायोडीजल संयंत्र है, जो आपको पौधा बताना है, जो बायोडीजल में से कौन सा बायोडीजल है। बायोडीजल की हम लोग बात करें, सबसे पहले हम लोग को बायोडीजल मीन्स बात करें, बायोडीजल आखिर होता क्या है, ठीक है। बायोडीजल, तो बायोडीजल क्या होता है, ऐसी क्रॉप, ठीक है, ऐसी क्रॉप जो हमारा जो है पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन है इसमें करने में हेल्प करे, जो हमारा पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन है उसको करने में हेल्प करें। और ये जो मेनली क्रॉप होती हैं जो हेल्प करती हैं हमारी, वो 3 क्रॉप होती हैं, मेनली 3 क्रॉप होती हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लिए। पहली हमारी क्या है, पोंगामिया, पोंगामिया। दूसरी कौन सी है, इरोफोरिया, इफोरिपिया, इफोरपिया। और दूसरी जो तीसरी हमारी है वो क्या है, जट्रोफा, ठीक है, जट्रोफा जो है। ये 3 जो फसलें हमारी मेन हैं। तो कौन सा सही आंसर होगा हमारा, ऑप्शन जो ए है ये सही आंसर होगा, जट्रोफा। चलिए अब बात करते हैं जो जट्रोफा हमारा है इसका यूज कैसा किया जाता है, जो सीड्स हैं इसका उपयोग कैसे किया जाता है। जो सबसे पहले जब हम कल्टीवेशन करते हैं जट्रोफा का, उससे जो सीड्स निकलते हैं, ठीक है, जो उसके सीड्स होते हैं ये जो इसके ये क्या करते हैं, इनमें ऑयल होता है और प्रोटीन होता है। तो उसको क्या किया जाता है, जो सीड्स होते हैं इसको जो है मशीन में डाला जाता है, जो मशीनें होती हैं उसमें डाला जाता है, जिससे क्या निकलता है, तो इससे जो है ऑयल सीड्स, जो इसका ऑयल होता है वो हम लोग निकाल लेते हैं। और जो ऑयल होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग जो प्लांट जो ऑयल होता है इसको हम लोग इसको फिल्टर करते हैं। और फिल्टर करने के बाद जो है जो निकलता है, जो प्रोसेसिंग होता है उसको हम लोग जट्रोफा निकाल लेते हैं और वो हम लोग मार्केट में यूज़ करते हैं। आगे क्वेश्चन देखें हम लोग, भारत में सबसे महत्वपूर्ण रबी दलहन फसल है, तो आपको ये बताना है जो रबी दलहन फसल है सबसे जो महत्वपूर्ण फसल कौन सी है। तो सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी इनमें से है, चना। ऑप्शन जो ए आपका सही आंसर होगा, चना हमारी सबसे महत्वपूर्ण फसल है। और रबी की फसल की बात करते हैं तो रबी कौन सी फसलें होती हैं, जो विंटर में आती है, ठीक है, विंटर सीजन की जो फसलें होती हैं उसको रबी की फसल कहते हैं। और जो चना हमारा है ये विंटर की ही फसल है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका ए जो है सही होगा। चना की बात करते हैं तो मेनली कहाँ उगाया जाता है, ये हमारा साउथ एशिया में उगाया जाता है, साउथ एशिया है इसमें उगाया जाता है। और जो हमारा इंडिया है वो साउथ एशिया में ही आता है। और साउथ एशिया में ही अकेले जो है विश्व का 90% जो है ये चना उगाया जाए। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 90% चना है जो साउथ एशिया में उगाया जाता है। जो सोयाबीन है, अरहर है, हरा चना, इसके अलावा काला चना एक और होता है, काला चना, ये कैसी फसलें हैं, तो ये खरीफ की फसलें हैं, ठीक है, ये हमारी खरीफ की फसलें हैं। तो ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं, उत्पादन में निम्नलिखित क्षेत्र में से कौन सा एक नई क्रांति का गवाह बन रहा है, आपको बताना है इनमें से कौन सा है एक नई क्रांति का जो है गवाह बन रहा है। तो उसमें कौन सा सही आंसर होगा आपका, जो तिलहन, ऑयल सीड्स, ऑप्शन जो ए आपका सही आंसर होगा। ये कौन सी जो क्रांति कर रहा है, जो कौन सा रिवोल्यूशन कर रहा है, तो इसको कहते हैं पीली क्रांति, येलो रिवोल्यूशन, पीली क्रांति, इसका जो है गवाह बनना है इसमें हो रहा है। मछली पालन की हम लोग बात करते हैं, मछली पालन क्या है, तो इससे कहते हैं ब्लू रिवोल्यूशन, नीली क्रांति, ठीक है, ब्लू रेवोल्यूशन, इसको नीली क्रांति कहते हैं। और जो फल होता है इसके जो फलों की स्टडी कहते हैं, जो फलों की स्टडी होती है इसको कहते हैं पोमोलॉजी, पोमोलॉजी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो फलों की स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो फलों की स्टडी को कहते हैं पोमोलॉजी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारा, आगे क्वेश्चन क्या हमारा है, आगे क्वेश्चन, रेशम ज़्यादातर से प्राप्त होता है, तो आपको बताना है रेशम ज़्यादातर जो कौन सा जिला है वहाँ से प्राप्त होता है, तो कहाँ से प्राप्त होता है, देखिए काफ़ी जगह से प्राप्त होता है, लेकिन जो मेन जो जिला है जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है वाराणसी। ऑप्शन जो डी है आपका सही आंसर है, वाराणसी आपका राइट आंसर है। रेशम जो सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो ये होता है वाराणसी में। रेशम यानी सिल्क, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिल्क कहते हैं। इसको सिल्क में क्या सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो सिल्क में प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन फाइबर, ठीक है, इसके द्वारा जो ये रेशम बनता है, सिल्क में जो प्रोटीन फाइबर होता है इसके चाहिए, जो प्रोटीन फाइबर होता है उससे ही जो है रेशम बनता है। और ये किससे बना होता है, ये फेब्रियोन, ठीक है, फिब्रियोन होता है, इससे ये बनता है फिब्रियोन। इसमें क्या फिब्रियोन क्या करता है, ये लावा इंसेक्ट करता है, जो इंसेक्ट करता है लार्वा जो है ये इंसेक्ट करता है, इंसेक्ट लार्वा जो इंसेक्ट करता है ये, तो इससे क्या बनता है कोकून, ठीक है,
इससे बनता है कोकोन, और कोकोन से ही बनती है सिल्क। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो फेब्रियन कीड़ा होता है, इसे फेब्रियन से क्या बनता है, हम लोग लार्वा निकालते हैं, और लार्वा से कोकोन, और कोकोन से सिल्क। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और जो हमारा जो सिल्क होता है, इसको जो स्टडी होती है, इसको जो स्टडी सॉरी नहीं, इसमें जो कल्टीवेशन होता है, इसकी खेती होती है, इसको हम लोग कहते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेरीकल्चर क्या होता है। तो सिल्क को जो हम लोग कल्टीवेशन करते हैं, सिल्क की जो खेती करते हैं, उसको हम लोग सेरीकल्चर जो है कहते हैं। बात करते हैं सिल्क की, तो जो इंडिया में है 4 प्रकार की जो है, मेनली जो है 4 प्रकार की जो है उगाई जाती हैं, जिसमें एक पहली जो नंबर 1 है मलबरी सिल्क। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिल्क है, क्योंकि जो यही सिल्क है ये अकेले 90% जो है, ठीक है, 90% जो है इसी का उत्पादन होता है भारत में। 90% सिल्क इसी का उत्पादन होता है। इसके अलावा इरी सिल्क है। इसके अलावा जो है मूंगा सिल्क है, ठीक है, मूंगा सिल्क। और एक है तसार सिल्क। तसार सिल्क जो है ये एमपी, बिहार, उड़ीसा में उगाई जाती है। एमपी, बिहार और उड़ीसा में उगाई जाती है। और जो मूंगा है ये कहाँ है, ये असम में मूंगा और इरी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इरी और मूंगा जो है सिल्क है, ये केवल असम में होती है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और रह गया इसमें कि जो है, इसमें मैं बता दे रहा हूँ कि जो सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है पूरे विश्व में, तो सबसे ज़्यादा चाइना, ठीक है, नंबर 1 है चाइना। जो सिल्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन है वो चाइना करता है, और दूसरे नंबर पे आता है इंडिया। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले देखिए, जैसे जो मेन जो सिल्क मैप है, सिल्क में सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं, जिसमें देखिए सबसे ज़्यादा कौन होता है, वाराणसी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वाराणसी जो शहर है, इसमें जो है सिल्क मैप जो आपके दिया रखा है, इसमें जो वाराणसी है ये उत्पादन करता है। इसके अलावा और श्रीनगर में भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपकी सारे दे रखे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो सारे शहर दे रखे हैं ये आपके जो है इंपॉर्टेंट है। सूरत आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है, आपको बताना है। जो इंद्रधनुष क्रांति है, देखिए इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, यानी 7 क्रांति, जो 7 क्रांति है अपने आप में लेके चलती है, मतलब सारी क्रांतियाँ ये लेके चलती है। अब बात करते हैं जैसे जो हमारी हरित क्रांति है, ठीक है, हरित क्रांति में क्या है, तो इसमें जो है हमारी जो फसलें हैं, ठीक है, फसलें जैसे हमारे कौन, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, इसके बारे में जो है इसको बढ़ाना। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो श्वेत क्रांति हमारी संबंधित किससे है, तो ये दूध से संबंधित है, हमारा मिल्क से संबंधित है। नीली क्रांति तो ये हमारी फिश से संबंधित है, फिश जो मछलियाँ हैं, मछली से संबंधित है। तो आपको कौन सा सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन जो है डी इज द राइट आंसर होगा। आपका कौन सा आंसर सही होगा, तो आपका ऑप्शन होगा डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं रेनबो, जो हमारा रेनबो रेवोल्यूशन है, इंद्रधनुष क्रांति है, इसमें क्या क्या है। देखिए जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन है, हरित क्रांति है, इसमें क्या है, एग्रीकल्चर, जो हमारा जो भी खेती आती है, जो भी फूड से रिलेटेड है, ये जो भी हमारे खाद्य पदार्थ हैं उससे रिलेटेड है। जो हमारा सफ़ेद क्रांति है ये दूध से रिलेटेड है, दूध। जो नीली क्रांति है ये फिश, मछली से। पीली क्रांति ऑयल सीड्स, यानी जो सरसों का तेल हो गया, ये जो हमारे जो तेल वाले जो भी सीड्स होते हैं, जो भी बीज हैं, उससे संबंधित है। गोल्डन रेवोल्यूशन, जो सुनहरी क्रांति है, ये जो सेब हो गया, हमारे जो भी फ्रूट हैं जो सेब, केला, ये इससे संबंधित है। ब्लैक रेवोल्यूशन तो ये हमारा पेट्रोलियम से संबंधित है। काली क्रांति ये हमारी किससे संबंधित है, पेट्रोलियम से। सिल्वर क्रांति इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग से संबंधित है। राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो, रेड रेवोल्यूशन मीट्स टमाटो, ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर, पिंक रेवोल्यूशन सिर्फ, और ब्राउन रेवोल्यूशन लेदर। ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप याद कर लें, ये बहुत है इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि ये जो रेवोल्यूशन है ये आपसे पूछ सकते हैं पेपर में कि ये रेवोल्यूशन है किससे संबंधित है। चलिए आप आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या आंसर है, भारत में कौन से राज्य गन्ने के सबसे बड़े उत्पादक है। तो आपको बताना जो गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है, तो सबसे ज़्यादा जो उगाए जाते हैं, तो कहाँ उगाए जाते हैं, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में, ठीक है, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है गन्ने का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन आपको कौन सा सही होगा, ऑप्शन जो आपका सही होगा ऑप्शन ए, मेनली उपाय कहा जाते हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा जो है कर्नाटक, और हमारा कौन सा है, गुजरात, तमिलनाडु, ये जो स्टेट हैं यहाँ पे उगाए जाते हैं।
आंध्रा में नहीं उगाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश इसलिए भी, आंध्रा और जम्मू कश्मीर यहाँ पे नहीं उगाए जाते हैं। राजस्थान में यहाँ पे इसलिए ये भी गलत होगा, राजस्थान में नहीं उगाए जाते हैं। और हिमाचल प्रदेश यहाँ पे गन्ना का उत्पादन जो है नहीं होता, तो ये आपके लिए इसलिए आपका गलत आंसर हो गया। बात करते हैं गन्ने की, तो गन्ना हमारे कैसी फसल है, जो गन्ना हमारे है किस प्रकार की फसल है, तो ये है खरीफ की फसल, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, गन्ना किस प्रकार की फसल है, तो ये खरीफ की फसल है, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे गन्ना देखते हैं, जो टॉप 10 शुगर केन प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन जो हमारे स्टेट हैं, नंबर 1 पे कौन सा है, नंबर 1 पे हमारा उत्तर प्रदेश है। इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे हमारा महाराष्ट्र है। तीसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पर कर्नाटक। चौथे नंबर पे तमिलनाडु और 5वें नंबर पर हमारा बिहार है। छठे नंबर पे गुजरात है। 7वें पे हरियाणा है। और जो हमारा है 8वें नंबर पे क्या है, तो 8वें नंबर पंजाब। 9वें नंबर पे क्या है, तो 9वें नंबर पर आंध्र प्रदेश। और 10वें नंबर पे है उत्तराखंड। चलिए अब देख लेते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, जो हमारी उत्तर प्रदेश है सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है कितने, तो ये उत्पादन करता है 1,77,033 टन, ठीक है। पहले नंबर पे है, इसके अलावा दूसरे नंबर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर कर्नाटक, चौथे नंबर पे तमिलनाडु, 5वें पे बिहार, इसके बाद गुजरात, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, ये दोनों हैं। और इसके अलावा 10वें नंबर पे उत्तराखंड। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको ये याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। तो भारत में प्रति व्यक्ति खेती योग्य भूमि की कमी है, तो आपको बताना है जो प्रति व्यक्ति भूमि की कमी है ये किसके, तो आपको इसमें विचार करना है, इनमें कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही आंसर होगा। नीचे दिए कोडों में सही उत्तर चुने, तो देखते हैं जो सही, ठीक है। चलिए अब ध्यान देने इस पर। प्रति व्यक्ति आय कम, तो प्रति व्यक्ति जो आय है ये हमारा कोई औचित्य नहीं बनता है कि जो खेती जो है, खेती योग्य भूमि इसका कम हो रही है तो प्रति व्यक्ति आय कम होना, तो ये कोई मायने नहीं रखता है। तेजी से वृद्धि जनसंख्या, जो हमारी जनसंख्या की तेजी से वृद्धि हो रही है, हाँ ये मायने रखता है, क्योंकि जब लोगों यदि बढ़ेंगे तो जमीन की भी कमी होगी, तो खेती योग्य भूमि का कम होना ये जनसंख्या के लिए, जनसंख्या है ये कारण है, तो ये दूसरा आपका सही है। भूमि के समान रूप से विभाजित करने का अभ्यास, तो ये भी आपका सही है। जो भूमि हमारी होती है, जब बंटवारा होता है तो किसी के बीच बंटवारा, तो समान रूप से बंटवारा कर दिया जाता है, चाहे वाले दूसरा करने वाला ना हो, दूसरा को मन नहीं हो कि नहीं हम खेती नहीं करेंगे, हम दूसरा कुछ करेंगे, लेकिन बंटवारा कर दिया जाता है, वो खेती इस प्रकार से जो है बंटवारा हो जाती है, ठीक है। तो ये भी आपका जो तीसरा सही है। तकनीकों का उपयोग, तो ये आपका कोई ऑप्शन नहीं बनता है, तो ये भी आपका गलत है, तो दूसरा और तीसरा आपका सही होगा। तो 2 और 3 तो आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका जो है बी ऑप्शन जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। उच्च क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टी की संरचना है, तो ये कैसी संरचना है, ये अम्लीय संरचना है। ऑप्शन आपका सी जो है ऑप्शन है ये सही आंसर होगा। लेटराइट जो मिट्टी होती है इसकी संरचना जो होती है, जो इसका होता है ये अम्लीय कारण होता है, और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, होती है हिली एरिया में, जो पहाड़ी एरिया है, ठीक है, पहाड़ी एरिया है, इसके अलावा प्लेटू एरिया है, यहाँ पे ये उपलब्ध होती है। इसके अलावा जो बात करते हैं तो ये हाई लेवल जो प्लेटू होते हैं, हाई लेवल हाई प्रेशर हाई लेवल जो प्लेटू होते हैं, प्लेटू यानी पठार, यहाँ पर भी जो है ये खेती मिलती है, ये जो ये मिट्टी मिलती है, लेटराइट मिट्टी मिलती है। अब बात करते हैं लेटराइट में जो क्या होता है, लेटराइट जो होती है इस मिट्टी क्या कहते हैं, लाल मिट्टी, ठीक है, लाल कलर की होती है। और ये लाल कलर क्यों होता है, तो इसमें होता है आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन जो ऑक्साइड है इसके कारण जो है ये लाल होती है, लाल कलर की होती है। ये मेनली पाई कहाँ जाती है, तो मेनली पाई जाती है जो हमारा वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट यहाँ पाई जाती है। इसके अलावा जो कुछ पार्ट है तमिलनाडु का कुछ पार्ट है वहाँ पाई जाती है। इसके अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ पे जो मेनली पाई जाती है, ठीक है। चलिए हम लोग मैप में देख लें, तो देखिए जो हमारा वेस्टर्न घाट का ये एरिया, ठीक है, जो आपका ये है, यहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा तमिलनाडु का ये भाग यहाँ पे पाई जाती है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ यहाँ पे ये पाई जाती है, ठीक है। ये आपको जो है क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। पहाड़ी ढलानों पर मिट्टी के कटाव को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, तो कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, तो ये है लीनियर जो है रेखीय समुच्च जुटाई, तो ये आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन जो है डी ऑप्शन जो है सही आंसर होगा। इसमें होता क्या है, तो इसमें जो होता है, इसमें जो खेती होती है इसमें जो है इस प्रकार से रिले बना दिया जाता है, ठीक है, रिले इस रेखीय समुच्च में बना दी जाती है। इससे क्या होता है, तो क्या होता है, जो हमारी मिट्टी होती है जिसमें जो सॉइल होती है उसमें जो है इरिगेशन नहीं होता है, इसका अपर्दन नहीं होता है। और ये क्या होता है, इसमें जो होता है, जो हमारी जो तेज़ हवाएं चलती हैं, हाई प्रेशर होता है, तो इससे भी इसका नुकसान नहीं होता। और ये सबसे ज़्यादा पाई कहाँ जाती है, हिली एरिया में, ठीक है, हिली एरिया में ये पाई जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
भारत की मिट्टी या उत्तरी मैदान किसके द्वारा निर्मित है? तो जो उत्तरी मैदान है, ठीक है, जो भारत का जो हमारा ये एरिया, ठीक है, जो ये एरिया है, जो ऊपर का कश्मीर के नीचे जो हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ये किससे निर्मित है? तो ये आपको ये बताना है। तो किससे निर्मित है? भूमि वृद्धि, ठीक है, भूमि वृद्धि। ऑप्शन आपका सी है, बी ऑप्शन जो है सही आंसर है। भूमि वृद्धि क्यों? क्योंकि जो हमारे जो यहाँ पे नदियाँ बहती हैं, ठीक है, जो नदियाँ बहती हैं ये कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से। जो हमारी ज़्यादातर नदियाँ जो है हिमालय से निकलती हैं, और जो यहाँ से ये क्या लाती हैं? ये जो मलबा लाती हैं, जो कटान लाती हैं, इससे जो है ये इससे जो मिट्टी का निर्माण होता है, नई मिट्टी बनती है, और इसे ही भूमि वृद्धि कहते हैं। तो ये आपका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन जो बी है आपका राइट आंसर होगा। जो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं इससे ये लाते हैं। तो जो हिमालय द्वारा जो मिट्टी लाती हैं उससे जो है वृद्धि, जो भूमि वृद्धि होती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। जलोढ़ मिट्टी में उगाई जाने वाली निम्न में से किस फसल में भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? तो जलोढ़ मिट्टी यानी जो हमारी जो है इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी उगाई जाती है? चावल, ठीक है, चावल जो हमारी है, ये चावल जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चावल में बहुत पानी लगता है, ठीक है। जब आपके चावल जब शुरुआत में जब आपकी खेती की जाती है, जब छोटे पौधे होते हैं उसमें आपको क्या करना रहता है? पानी भरा ही रखना होता है, ठीक है, पानी भरा रखना होता है। इसमें जो सबसे ज़्यादा चावल की आवश्यकता होती है, चावल जो हमारे सबसे ज़्यादा इसको पानी की आवश्यकता होती है। तो आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन सी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो नई नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसके अलावा जो आपने यदि जो हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, जो प्रीवियस फर्स्ट सेकंड थर्ड सेट हमारे हैं किसके? अपवाद नंद के, वो देख लीजिए करके, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तब तक वेट कीजिए अगली आने वाली वीडियो का। जल्दी मिलते हैं, धन्यवाद।